हाँ, चलो हमने लास्ट क्लास में फेजेस ऑफ प्रीनेटल के बारे में बात किया था, जिसमें हमने देखा था पीरियड ऑफ जाइगोट होते हैं हमारे पास, पीरियड ऑफ एम्ब्रियो होता है और पीरियड ऑफ फीटस होते हैं। प्रीनेटल पीरियड हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, जो हमारा कॉन्सेप्शन, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया, कॉन्सेप्शन से लेकर के हमारा जो कॉन्सेप्शन से लेकर के हमारा बर्थ तक बच्चे की हम कौन से डेवलपमेंट में रखते हैं, प्रीनेटल डेवलपमेंट उसको टाइम को बोलते हैं। ठीक है, उस पूरे पीरियड को हम क्या बोलेंगे, फेजेस ऑफ प्रीनेटल डेवलपमेंट। कितने वीक का होता है, 39 टू 40 वीक्स का होता है, यानी कि 9 महीने कुछ दिन का ये पीरियड होता है। और टोटल जो दिन होते हैं वो 280 डेज होते हैं। इनको हमने तीन इनको हमने किस में डिवाइड किया है, 3 पीरियड्स में डिवाइड कर दिया, क्योंकि 9 महीने का जो चेंजेस है इसमें बहुत अलग-अलग तरह के चेंजेस होते हैं, और एक समय में अलग तरह के चेंजेस होते हैं और नेक्स्ट समय में अलग तरह के चेंजेस होते हैं। तो हमने क्या किया है, इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है हमारे प्रीनेटल डेवलपमेंट को। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्या है, पीरियड ऑफ जाइगोट है, जो हमारा कॉन्सेप्शन से लेकर के 2 वीक तक का होता है। पीरियड ऑफ एम्ब्रियो है, जो 3rd वीक से लेकर के 2 मंथ तक होता है। और पीरियड ऑफ फीटस है, जो 3rd मंथ से लेकर के बर्थ तक का होता है। ठीक है, तो ये हमारे 3 है। जाइगोट हमारा होता है डिम्बावस्था, ठीक है, एम्ब्रियो होता है हमारा भ्रूणावस्था, और पीरियड ऑफ फीटस होता है हमारा फीटस ही बोलते हैं इसे। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने ये भी बताया था आपको, कॉन्सेप्शन से लेकर के पीरियड ऑफ जाइगोट का टाइम क्या है, पीरियड डिम्बावस्था का टाइम क्या है, कॉन्सेप्शन से लेकर के 2 हफ्ते तक का टाइम। ठीक है, भ्रूणावस्था का टाइम क्या है, 3rd वीक से लेकर के 2 महीने तक का टाइम। पीरियड ऑफ फीटस का टाइम क्या है, 3rd महीने से लेकर के बर्थ तक के टाइम को, यानी कि पूरे 6 मंथ का जो टाइम है वो हमारा पीरियड ऑफ फीटस में आता है। ठीक है, अब इसको हमने ट्राइमेस्टर में भी डिवाइड किया है। ट्राइमेस्टर में हमने इसको डिवाइड किया है कैसे, हमने तीन तीन ट्राइमेस्टर्स में इसको हमने रख दिया है। जैसे पहला ट्राइमेस्टर हमारा कब हो गया, फर्स्ट ट्राइमेस्टर है हमारा कॉन्सेप्शन से लेकर के 3 मंथ तक का, यानी कि शुरू के 3 महीने हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो गया। उसके नेक्स्ट 3 टू 6 मंथ हमारा सेकंड ट्राइमेस्टर हो गया, और 6 मंथ टू बर्थ हमारा 3rd ट्राइमेस्टर हो गया। तो इस तरीके से हमने इनको ट्राइमेस्टर में भी डिवाइड किया है। तो देखा जाए तो पीरियड ऑफ जाइगोट और पीरियड ऑफ एम्ब्रियो हमारे कहाँ आते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही आते हैं। ठीक है, और पीरियड ऑफ फीटस के अंदर हमारा सेकंड और 3rd ट्राइमेस्टर आ जाता है। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखेंगे तो पीरियड ऑफ जाइगोट और पीरियड ऑफ एम्ब्रियो आ जाते हैं। अब ये अलग अलग तरीके से जो क्लासिफिकेशन है वो इसलिए किया गया है, क्योंकि जो हम एचडी के एस्पेक्ट से देखते हैं, बॉडी के डेवलपमेंट के एस्पेक्ट से देखते हैं, तो वो पीरियड ऑफ जाइगोट में अलग तरीके का डेवलपमेंट होता है, पीरियड ऑफ एम्ब्रियो में अलग तरह का डेवलपमेंट होता है, और फीटस में अलग ही तरह का डेवलपमेंट होता है। तो डेवलपमेंटल के एस्पेक्ट से अगर हम देखेंगे तो हम ये लिखेंगे, लेकिन फूड एंड न्यूट्रिशन के एस्पेक्ट से जब हम डाइट प्लान वगैरह करते हैं तो हम ट्राइमेस्टर के हिसाब से करते हैं, कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम कितना प्रोटीन दे, कितना विटामिन दे, कितने मिनरल्स दे, सेकंड ट्राइमेस्टर में हम कितना देना चाहिए, 3rd ट्राइमेस्टर में हमें कितना देना चाहिए। ठीक है, तो हम डाइट प्लान के हिसाब से ट्राइमेस्टर वाइज लेते हैं, और अगर हमें डेवलपमेंटल वाइज लेना है तो हम ये पीरियड ऑफ जाइगोट, पीरियड ऑफ एम्ब्रियो, पीरियड ऑफ फीटस लेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया, हिंदी वाला मैं दे दूंगी। अब अगर हम देखें तो क्या है हमारा, सबसे पहला है हमारा शुक्राणु और स्पर्म और ओवम। ठीक है, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जो हमारा फीमेल बॉडी होती है उसके अंदर ओवम पाया जाता है, जो ओवरी से रिलीज होता है। ठीक है, ओवरी से जो रिलीज होता है वो ओवम पाया जाता है। फैलोपियन ट्यूब में जब वो जाता है तो उसे अगर वहां पे स्पर्म मिलता है तो वो क्या बन जाता है, फर्टिलाइज होके वो जाइगोट वो हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या था, ये हमारा था, ये जाइगोट वो बन जाता है। तो ये क्या है हमारा, इसी तरीके से स्पर्म और ओवम मिलके कॉन्सेप्शन करते हैं, जिसको हमने क्या बोला था, कॉन्सेप्शन बोला था, फर्टिलाइजेशन बोला था, निषेचन बोला था, और दोनों मिलके क्या बना देते हैं, जाइगोट बना देते हैं। ठीक है, तो स्पर्म का जो साइज होता है वो 1 इंच का 1/500 इंच होता है। मतलब कि 1 इंच को अगर हम 500 भाग में जब विभाजित कर देंगे तो जितना छोटा वो बच्चा, उसके जितने छोटे छोटे पार्ट्स होंगे उतना ही वो हमारा क्या है, स्पर्म का साइज होगा। ठीक है, और उसमें कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, 23 क्रोमोसोम्स उसमें पाए जाते हैं स्पर्म में। ठीक है, और ओवम भी क्या है हमारा, 1/175 इंचेस का होगा, यानी कि अगर हम देखें तो स्पर्म जो है ओवम के कंपैरिजन में छोटा होता है, इसीलिए वो ओवम के अंदर आराम से एंटर कर
जाता है, ठीक है। तो ज्यादा बड़ा कौन होगा, ओवम होगा, और ओवम से बहुत छोटा स्पर्म होगा, ठीक है। तो ओवम हमारा 1/175 इंचेस का होता है, यानी कि 1 इंच के अगर हम 175 भाग कर दे तो जितना छोटा भाग होगा उतना ही हमारा ओवम का साइज होता है। इसमें भी 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स हमारे शरीर की जितनी भी कोशिकाएं होती है, सबको पता है कि हमारा शरीर किससे मिलकर बना है, अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। तो हर कोशिका में हमारे शरीर में क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। हर शरीर में, हर कोशिका में हमारे क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। मिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बना हुआ होता है, और मिलियंस ऑफ सेल्स में हमारे क्या पाया जाता है, कोशिकाएं पाई जाती है। हर सेल में हमारा क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो हर सेल में कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, 46 क्रोमोसोम्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, मेल और फीमेल बॉडी में, ठीक है। कितने पाए जाते हैं, 46 क्रोमोसोम्स। लेकिन जो बॉडी की सिर्फ स्पर्म वाली सेल और हमारी जो ओवम वाली सेल है, ये एकमात्र ऐसी सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, जिसमें आधे क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, आधे क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। मतलब कि जब बॉडी में स्पर्म बनते हैं और ओवम बनते हैं, तो उसमें एक प्रोसेस होती है जिसको प्रोसेस ऑफ मायोसिस बोलते हैं, ठीक है। यानी कि अर्धसूत्री विभाजन इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। प्रोसेस ऑफ मायोसिस में क्या होता है, जो भी हमारा स्पर्म है और जो भी हमारा ओवम है, ठीक है, मेल बॉडी में स्पर्म बनेगा और ओवम बॉडी में ओवम बनेगा, ठीक है। तो स्पर्म और ओवम के जो क्रोमोसोम्स घट घट के कितने हो जाते हैं, 23 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, किसमें, हमारी प्रोसेस ऑफ मायोसिस के थ्रू। ये क्या है, ये नेचर का एक तरीका है, प्रकृति का एक तरीका है, कि हमारी जो नई जनरेशन आएगी उसके अंदर क्रोमोसोम्स जो हैं वो बैलेंस रहे, ठीक है। नई जनरेशन के अंदर क्रोमोसोम्स बैलेंस रहे। अगर ऐसा नहीं होता और हर सेल की तरह स्पर्म में और ओवम में भी हमारे 46 क्रोमोसोम्स ही पाए जाते, तो इससे क्या होता, 46 क्रोमोसोम्स आने वाले बच्चे के अंदर 98 क्रोमोसोम्स, इतने ज्यादा 100 क्रोमोसोम्स के आसपास हो जाते। फिर जो नया, उसके बाद की जो नई जनरेशन आती है उसमें 200 हो जाते हैं, फिर क्रोमोसोम्स बढ़ते जाते हैं, ठीक है। और इसके चलते जो एक स्पीसीज का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो मेंटेन नहीं हो पाता, और जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बदल जाता है, ठीक है। तो ह्यूमन स्पीसीज को बनाए रखने के लिए जो नेचर ने क्या किया है, एक प्रोसेस ऑफ मायोसिस की है हमारी बॉडी के अंदर। तो स्पर्म में वो पाई जाती है प्रोसेस, और हमारी ओवम में पाई जाती है प्रोसेस। में क्या होता है, हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो आधे हो जाते हैं, ठीक है। तो स्पर्म किस प्रोसेस के थ्रू बनता है, ये एग्जाम में आ भी जाता है कभी कभार। प्रोसेस ऑफ मायोसिस, किन दो कोशिकाओं में प्रोसेस ऑफ मायोसिस पाई जाती है बॉडी की, एक तो स्पर्म में पाई जाती है और एक ओवम में पाई जाती है, ठीक है। तो इन दोनों में क्या होता है, हमारे जो क्रोमोसोम्स है वो आधे हो जाते हैं, टूट टूट के वो एक पूरी प्रोसेस के थ्रू वो क्या हो जाता है, अपने 46 से आधे 23 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। तो अब हमारे पास जो ओवम आया है उसमें भी हमारे 23 क्रोमोसोम्स बचे हैं, और जो स्पर्म आया है उसमें भी 23 क्रोमोसोम्स बचे हैं। तो अब क्या हुआ, अब फर्टिलाइजेशन हुआ कहाँ, हमारी फैलोपियन ट्यूब में। तो जब फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होगा, जब ओवम और स्पर्म मिल जाएंगे, तो वहां क्या होगा, जाइगोट बन जाएगा। तो यानी कि अब एक ओवम में हमारे 23 क्रोमोसोम्स थे, स्पर्म में हमारे 23 क्रोमोसोम्स थे, दोनों मिल गए तो कितने बन गए, हमारे 46 क्रोमोसोम्स हो गए, ठीक है। इसी को हम क्या बोलेंगे, जाइगोट बोलेंगे। यानी कि यहाँ से बेबी का जीवन जो है स्टार्ट हो गया। वो पूरी जो अभी तक इनकम्प्लीट हमारी हाफ सेल्स थी, आधी आधी कोशिकाएं थी आधे आधे क्रोमोसोम्स के साथ, वो दोनों मिलके क्या हो गई है, यहाँ पे कंप्लीट सेल, कंप्लीट कोशिका बन गई है, ठीक है। इतना समझ में आया लवली? हाँ ठीक है। इसमें तो ये तो तुम्हें मैंने क्लास में पढ़ाया भी है ना, ये सब पढ़ाया गया है, वहां पे कॉलेज में पढ़ा रखा था सब। तो इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए तुम्हें, ठीक है। तो शुक्राणु होते हैं 1/500 इंच के होते हैं, 23 गुणसूत्र शुक्राणु में पाए जाते हैं। डिम्ब भी हमारा 1/170 इंच का होता है, बहुत छोटा होता है डिम्ब, देख नहीं सकते हैं हम अपनी आईज से, लेकिन डिम्ब हमारे शुक्राणु से काफी बड़ा होता है, ठीक है। तो ये भी हमारा 23 गुणसूत्र इसमें पाए जाते हैं, दोनों मिल करके युग्मनज यानी कि हमारा जाइगोट बना देते हैं, जिसमें 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, यानी कि एक कंप्लीट सेल हमारी बन जाती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? फिर फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ ना, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ये मान लो फैलोपियन ट्यूब है हमारी, अ, ये मैंने कल भी तुम लोग को बताया था। तो जब हमारी ये, ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ये ठीक है, ये
ये क्या हो रहा है हमारा, ये फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये वाला फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये हमारा मान लो ओवा है जो कहाँ से रिलीज हुआ है, यहाँ से रिलीज हुआ है, ठीक है। अब जब मेल और फीमेल जो है आपका इंटरकोर्स करते हैं, सेक्स करते हैं, तो फीमेल बॉडी में बहुत सारे क्या आते हैं, स्पर्म्स आते हैं, फीमेल बॉडी में बहुत सारे स्पर्म्स आते हैं, जिनका मेन टारगेट क्या होता है, ये ओवम होता है। ओवम एक ही होता है और स्पर्म्स जो है वो मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं। तो ये मान लो ये ओवम है। अब इनमें से जो एक बहुत तेज स्पर्म होगा, वो क्या करेगा, फटाफट इसके ओवम की जो बाहर की लेयर है इसको होल्ड करके इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो 23 क्रोमोसोम्स तो पहले से ही थे ओवम में, और जो स्पर्म के थे वो भी 23 क्रोमोसोम्स उसको मिल जाएंगे, और यहाँ और जैसे ही वो अंदर जाएगा, जो ओवम की बाहर वाली परत है, ठीक है, ये हार्ड हो जाएगी, और ये इतनी हार्ड हो जाएगी कि फिर कोई भी स्पर्म जो है उसको फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। सिर्फ एक ही स्पर्म एक टाइम में ओवा को फर्टिलाइज कर सकता है, ठीक है। तो ओवा अपने आप ही अपनी जो बाहर की परत है, ये वाली जो इसकी लेयर होती है, इसको क्या कर लेता है, हार्ड कर लेता है। ये देखो यहाँ पे ये इसको हार्ड कर लेगा, जैसे ही उसमें एक इसमें स्पर्म जो है घुस जाता है, जैसे ही एंटर कर जाएगा स्पर्म उसके अंदर, तो ओवा के अंदर, तो वो अपने आप को हार्ड कर लेता है ताकि कोई और स्पर्म जो है उसके अंदर ना घुस सके, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस बोलते हैं। अब यानी कि जो हमारे यहाँ पे था 23 क्रोमोसोम्स, जो हमारे 23 क्रोमोसोम्स ओवा में थे, ठीक है, और 23 क्रोमोसोम्स हमारे किस में थे, स्पर्म में थे, ठीक है। यहाँ से ओवा आया, यहाँ से सॉरी यहाँ से ओवा आया, यहाँ से स्पर्म आया, ओवा के अंदर स्पर्म घुसा, और वो जो 23 थे कितने हो गए, 46 क्रोमोसोम्स मिल गए, यानी कि जो आधी आधी इनकम्प्लीट सेल थी, हमारी हाफ हाफ सेल थी, वो अब क्या हो गई, एक कंप्लीट सेल बन गई है, ठीक है। समझ में आ गया, यानी कि यहाँ से हमारा जो बेबी है उसका जीवन शुरू हो जाएगा। अब क्या है, अब जो एक सेल बनी है, ठीक है, जो एक सेल हमारी कंप्लीट हो गई है, फिर इस सेल में प्रोसेस ऑफ माइटोसिस होगी। कौन सी प्रोसेस होगी, माइटोसिस की प्रोसेस होगी, यानी कि समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया इसमें होती है। तो समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया में क्या होता है, इसमें जो एक सेल हमारी अभी कंप्लीट हुई है, यहाँ पे जो एक सेल कंप्लीट हो गई है, अभी सेल जो है दो कोशिका इसमें बनेंगी, यानी कि इसमें दो कोशिका बनने लगेंगी। ये देखो ये दो कोशिका बन रही है, फिर इसमें चार कोशिकाएं बन जाएंगी, फिर इसके बाद ये 4 से 16 और 46 कोशिकाएं, आगे को ये कोशिकाएं जो है बढ़ती जाएंगी इस तरीके से। जैसे आप देख रहे हो ये बनती जा रही है, इसमें कोशिकाएं खूब सारी, यहाँ देखो कितनी सारी कोशिकाएं बन गई हैं, और यहाँ भी काफी सारी कोशिकाएं बन गई है। ये ऊपर से देखने में ऐसा लगता है, ऊपर से ऐसा लगेगा कि एक गेंद जैसा है और अंदर इसमें द्रव भरा हुआ होता है, ऊपर से इस तरीके से इसमें कोशिकाएं दिखाई देती हैं। लगभग 60 से 70 कोशिकाएं यहाँ पे बन चुकी होती हैं, ठीक है। इतना समझ में आया, लवली, इतना समझ में आया बेटे। यस मैम। बोलती रह, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि तू है या चली गई। मैम ये वही तो है ना जो लास्ट में ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है, उसके ऊपर वाली लेयर को बोलते हैं। हाँ ब्लास्टोसिस्ट वाला ही है, ये भी वही बताऊंगी, ब्लास्टोसिस्ट ही है ये, ठीक है, जो मैंने अभी बताया, ठीक है। ठीक। उसके बाद देखो, अब कॉन्सेप्शन तो समझ में आ गया ना, कॉन्सेप्शन क्या होता है, आफ्टर कॉन्सेप्शन द ओवम गॉट फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म। ओवम क्या करता है, फर्टिलाइज हो जाता है स्पर्म के साथ, स्पर्म से, ठीक है। कॉन्सेप्शन में स्पर्म के साथ फर्टिलाइज हो जाएगा ओवम, स्पर्म उसके ओवम के अंदर चला जाता है, और उसकी जो सेल है वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। फिर है प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। प्रोसेस ऑफ माइटोसिस यहाँ पे क्या होगी, स्टार्ट होनी शुरू हो जाएगी। माइटोसिस की प्रोसेस क्या है, जब हमारी एक कोशिका से हमारी दो कोशिकाएं बन जाती हैं, दो से हमारी चार बन जाएंगी, ठीक है। इस तरीके की जब कोशिकाएं बढ़ती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, माइटोसिस बोलते हैं। ये सबसे बड़ा फैक्टर है जिसके चलते कोई भी जीव सरवाइव करता है। अगर हमारी बॉडी में प्रोसेस ऑफ माइटोसिस ना हो तो कोई भी जीव आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि एक से अगर दो सेल नहीं बनेंगी तो ह्यूमन बॉडी बन ही नहीं सकती, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी बनाने के लिए, कोई भी बॉडी बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि उसमें प्रोसेस ऑफ माइटोसिस हो। एक सेल से दो सेल बने, दो से 40 सेल बने, 40 से 80 सेल बने, तभी क्या बनेगी, बहुत सारी सेल बन करके ह्यूमन बॉडी और ऑर्गन्स को बना पाएंगी, ठीक है। प्रोसेस ऑफ माइटोसिस स्टार्ट्स एंड फर्स्ट सेल डुप्लीकेट्स टुक 30 आवर्स, लॉन्गेस्ट टाइम।
प्रोसेस ऑफ माइटोसिस स्टार्ट हो जाता है और जो पहली सेल है वो सबसे ज्यादा टाइम लेती है डबल होने में, ठीक है। ये जो डबल होने का टाइम जो है सबसे ज्यादा लेती है, लगभग 30 घंटे तक का टाइम ये लेती है। मतलब सबसे पहले जो फर्टिलाइजेशन हुआ है उसके बाद 30 घंटे तक टाइम लगता है एक सेल से दो सेल बनने में, ठीक है। फिर क्या होता है उसके बाद फोर्थ डे तक, लगभग चौथे दिन तक हमारा 60 टू 70 सेल्स का एक गुच्छा सा बन जाता है, जो हमने ये दिखा रखा है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। ये एग्जाम में आता है, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट कई बार एग्जाम में आया है, तो इसको क्या बोलते हैं, हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ब्लास्टोसिस्ट क्या है, कुछ नहीं है, एक होलो फ्लूइड फिल्ड बॉल है, यानी कि एक खोखली गेंद जैसी है, जिसके ऊपर क्या होती है, कोशिकाएं होती है, और अंदर क्या होता है, कुछ लिक्विड सा भरा हुआ होता है, फ्लूइड सा, लिक्विड सा भरा हुआ होता है। ये सब यहाँ पे कोशिकाएं होंगी, ये सब चारों तरफ से कोशिका होंगी, और अंदर की तरफ ये लिक्विड लिक्विड सा भरा हुआ होता है, ठीक है। कितनी कोशिकाएं लगभग इसमें बन जाती है, 60 टू 70 कोशिकाएं इसमें बन जाती है। और जब आप इसको देखोगे ऊपर से तो आपको लगेगा कि कुछ हो ही नहीं रहा है, लेकिन अंदर अंदर इसमें बहुत तीव्र गति से काम चल रहा होता है। ऊपर से देखोगे तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, ऐसे लगेगा जैसे कुछ काम ही नहीं चल रहा है इसमें, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत तीव्र गति से सेल जो है वो बन रही होती है। और जो इसके अंदर वाला जो पोर्शन है इसको हम एम्ब्रॉयनिक डिस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्ब्रॉयनिक डिस्क, इसको, इस वाले पोर्शन को, ठीक है, इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रॉयनिक डिस्क बोलते हैं। एम्ब्रॉयनिक डिस्क, और यही पोर्शन क्या होता है, आगे जाकर के इस पोर्शन में बेबी बनता है, ठीक है। इसी में बॉडी के ऑर्गन्स बनने शुरू होंगे और इसी में सारा काम बेबी का बनना शुरू होगा। ये वाली जो सेल्स है ये आपकी बाहर की लेयर बनाने का काम करने लगती है, ठीक है। आउटर रिंग ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं, इनको हम ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। ट्रोफोब्लास्ट ये वाली सेल्स है, और ये क्या काम करती है, प्रोटेक्टिंग कवरिंग, यानी कि बाहर की लेयर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। हमारी स्किन वगैरह इससे बनती है, ठीक है। तो जो हमारी स्किन वगैरह बनेगी वो हमारी ट्रोफोब्लास्ट से बनेगी। तो ये ऊपर की प्रोटेक्टिंग लेयर बनती है जो प्रोटेक्ट करती है बेबी को, और यहाँ अंदर बेबी बनना शुरू हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रॉयनिक डिस्क, ठीक है। ये वाला एम्ब्रॉयनिक डिस्क है, और ये क्या है, ये हमारा प्रोटेक्टिंग कवरिंग है, जिसको हम ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ट्रोफोब्लास्ट। फिर है नेक्स्ट हमारा, गर्भाधान के बाद अंडाणु शुक्राणु द्वारा निषेचित हो जाता है। समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया शुरू होती है, और पहली कोशिका दोहराव में 30 घंटे लगते हैं, सबसे लंबा समय है ये। 30 घंटे लगते हैं। इसके बाद कोशिका विभाजन तेज होता है, चौथा दिन 60 टू 70 कोशिकाओं तक एवं खोखले द्रव से भरी गेंद ब्लास्टोसिस्ट बनती है, ठीक है। अंदर की कोशिकाओं को एम्ब्रॉयनिक डिस्क कहते हैं, यही नया जीवन बनाती है। और कोशिकाओं की बाहरी रिंग को हम ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, यानी कि सुरक्षात्मक कवर कवर हम इसको बोलते हैं, जो क्या सुरक्षात्मक आवरण का काम करता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना। फिर नेक्स्ट होता है हमारा इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या है, जब आपका क्या बन गया है, ब्लास्टोसिस्ट बन गया है, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट जब आपका बन गया है तो उसके बाद क्या करता है, ये आपकी जब एक अच्छी खासा गुच्छा बन जाता है, बहुत ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाती हैं, तो ग्रुप ऑफ सेल्स क्या करती है, अपने आप को यूट्रियस के साथ कनेक्ट कर लेती हैं, जो ये वाला पोर्शन इसने किया हुआ है, ठीक है। कहाँ चला गया, ये जो इम्प्लांटेशन का मतलब क्या है, इसमें आप देखोगे ये वाला जो है, ये जब इसने यहाँ तक ही अभी सिर्फ घूम रहा है बॉडी के अंदर, ठीक है। इसने अपने आप को मदर की बॉडी से कनेक्ट नहीं किया है, क्योंकि अभी ये अपना न्यूट्रिशन खुद कर सकता है। इसमें इतनी पावर होती है कि इसको मदर से किसी भी तरह के पोषण को लेने की जरूरत नहीं होती है, लगभग 9 से 10 दिन तक, ठीक है। ये 9 से 10 दिन तक जो ये वाला पूरा प्रोसेस है, इसको इस प्रोसेस के बीच में किसी से भी पोषण लेने की जरूरत नहीं है। शुरू के 9-10 दिन तक ये अपना खुद का पोषण ये कर सकता है, लेकिन 10 दिन के आसपास, 9, 10, 11, 12, 13, 14 दिन के आसपास ये क्या करता है, अपने आप को मदर की बॉडी के साथ कनेक्ट अटैच कर लेता है, ठीक है। ये क्या करता है, अपने आप को मदर की बॉडी के साथ, यहाँ पे देख रहे हो, ये इसने अटैच कर
लिया है ये, ठीक है, ये इसने अपने आप को मदर की बॉडी के साथ अटैच कर लिया है। तो जब ये अपने आप को मदर की बॉडी के साथ अटैच करता है, जो अब मदर की जो वॉल है उसके अंदर अपने आप को अटैच कर लेता है, जिसके चलते क्या होता है, ये यहाँ से ये मदर से नरिशमेंट लेना शुरू कर देता है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। जब ये अपने आप को इम्प्लांट कर लेता है मदर की बॉडी से, ठीक है, मदर की बॉडी से अपने आप को चिपका लेता है, नरिशमेंट लेना शुरू कर देता है मदर से, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो सबसे पहले ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, ठीक है, ये ब्लास्टोसिस्ट बना। सबसे पहले क्या होगा हमारा, मैंने तुम्हें बनाया था oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस क्या था, जब हमारे ओवम मैच्योर हो रहे थे और जब हमारा स्पर्म मैच्योर होता है, सबसे पहली प्रोसेस वो होती है। दूसरी प्रोसेस होती है ओवल्यूशन की, यानी कि ओवा रिलीज हो रहा है, ठीक है, दूसरा होता है, सेकंड स्टेप होगा ओवा रिलीज होना। तीसरा स्टेप होगा हमारा ओवा के साथ स्पर्म का मिल जाना, यानी कि फर्टिलाइज हो जाना। फर्टिलाइजेशन के बाद होगा हमारी सेल डिवीजन होना, यानी कि प्रोसेस ऑफ माइटोसिस का स्टार्ट हो जाना। सेल डिवीजन हो जाने के बाद हमारा होगा आपका ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, ये ब्लास्टोसिस्ट बन गया है। ब्लास्टोसिस्ट के बाद आपका क्या बनेगा, इसके बाद आपका इम्प्लांटेशन वाली प्रोसेस होगी, ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये स्टेप बाय स्टेप आते हैं। अभी जब मैं एग्जाम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगी तो उसमें मैं स्टेप वाइज प्रैक्टिस कराऊंगी इसकी, ठीक है। हाँ, अब क्या है हमारा इम्प्लांटेशन है, ठीक है। इम्प्लांटेशन में क्या होता है हमारा, आफ्टर 7 to 9 days ब्लास्टोसिस्ट अटैच इटसेल्फ टू द यूट्राइन लाइनिंग, यानी कि जो यूट्रस के अंदर की लाइनिंग है उससे खुद को ब्लास्टोसिस्ट जो क्या करता है, अटैच कर लेता है। नरिश थ्रू मदर्स ब्लड, और क्या करता है वो, नरिशमेंट लेता है किससे, मदर की ब्लड से, एंड स्टार्ट ग्रो फास्टर, और तेजी से वो बढ़ना शुरू कर देता है बेबी। ये देखो आप, ये जो है ये आपका बेबी इसके साथ कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, ये तो बहुत बड़ा है, बहुत बात की स्टेज है ये, ठीक है, ये तो गलत फोटो लग गई है, इसमें बहुत बात की स्टेज है ये, ठीक है। लेकिन इस तरीके से बेबी जो है आपके स्टमक में डेवलप होता है। फिर क्या है इसमें, सबसे पहले इसमें क्या बनना शुरू हो जाता है, एमनियन बनना शुरू हो जाता है। एमनियन क्या है, जो मैंने ट्रोफोब्लास्ट बताया था ना, ट्रोफोब्लास्ट जो था उसकी पहली वाली मेम्ब्रेन बननी शुरू हो जाती है, जिसको हम एमनियन बोलते हैं, ठीक है। एमनियन कौन सी वाली थी, एमनियन है हमारी ये, ठीक है। ये क्या है, ये आपका वो था ना ट्रोफोब्लास्ट ऊपर की लेयर, तो इस लेयर में जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है, जो ऊपर वाला पोर्शन है, यहाँ पे एक लेयर बननी शुरू हो जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एमनियन लेयर बोलते हैं, ठीक है, सबसे बाहर की तरफ बननी शुरू हो जाती है एमनियन लेयर, ठीक है। तो ट्रोफोब्लास्ट में सबसे पहले कौन सी लेयर बननी शुरू होगी, एमनियन लेयर बननी शुरू हो जाएगी, ठीक है। एमनियन लेयर के बाद क्या काम करेगा ये, एमनियन लेयर के बाद ये काम करता है एमनियोटिक फ्लूइड बनना। और जो एमनियोन लेयर का काम क्या होता है, जो हमारा बेबी है, ये आप देख रहे हैं पानी पानी सा भरा हुआ है, लिक्विड लिक्विड सा, ठीक है, इसको एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। तो बेबी क्या करता है, एमनियोटिक फ्लूइड में ही ये रहता है, जो हमारे यूट्रियस है उसमें एक द्रव सा भरने लगता है, ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड उसको बोलते हैं। तो एमनियोन का काम क्या होता है, जब बेबी के ऊपर की जो स्किन है उसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी जिसको हम एमनियोन बोलते हैं। तो ये एमनियोन का काम क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड से बेबी को प्रोटेक्ट करने का काम एमनियोन करती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बनेगी, एमनियोन बनना शुरू हो जाएगा। एमनियोटिक फ्लूइड अभी स्टार्ट नहीं हुआ है बनना, लेकिन एमनियोन बनना शुरू हो जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, एक लिक्विड होता है, बहुत गाढ़ा गाढ़ा सा लिक्विड यूट्रस में इकट्ठा हो जाता है, जिसके अंदर बेबी तैरता है, ठीक है, ताकि उसको किसी भी चीज से चोट ना लगे, और साथ ही साथ वो टेम्परेचर मेंटेन रखता है, और एक तरह से एज अ कुशन काम करता है कि उसको क्या मिले, बच्चे को प्रोटेक्ट रहे, बच्चा जो है झटके ना लगे बच्चों को, और बच्चे को कोई चोट ना लगे, छोटे मोटे चोट से वो बचाता है। तो प्रोटेक्शन देता है एमनियोटिक फ्लूइड, जैसे कि वाटर में वो तैर रहा है पानी बेबी, ठीक है, अंदर बॉडी के, तो इसी को हम एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। लेकिन एमनियोटिक फ्लूइड में अगर बच्चा हर समय पड़ा रहेगा तो उससे क्या होगा, बच्चे को वो एमनियोटिक फ्लूइड जो है बच्चों को हार्म कर लेगा। तो इसीलिए बच्चे की जो ऊपर की लेयर है उसमें एमनियन बनना शुरू हो जाता है, यानी कि बच्चे को एक लेयर मिल जाती है जो उसे किससे बचाती है, एमनियोटिक फ्लूइड से बचाती है, ठीक है। तो इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन हमारा कब है, 7 to 9 मंथ 9 डेज में होता है। इम्प्लांटेशन 7 to 9 डेज के बाद हो जाता है, किसके बाद, जब हमारा फर्टिलाइजेशन हुआ है उसके 7 से 9 दिन के बाद हमारा क्या हो जाता है, ब्लास्टोसिस्ट अपने आप को अटैच कर लेता है किसके साथ, मदर की यूट्रस की लाइनिंग के साथ, ठीक है। और मदर क्या करने लगती है, नरिशमेंट लेना शुरू कर देती है, ठीक है।
सबसे पहले उसमें एमनियोन लेयर बननी शुरू होती है। एमनियोन लेयर का काम क्या होता है? एमनियोटिक फ्लूइड से बेबी को प्रोटेक्ट करना, और एमनियोटिक फ्लूइड का काम क्या होता है? वो भी बच्चों को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है? 7 से 9 दिनों के बाद ब्लास्टोसिस्ट खुद को यूट्राइन लाइनिंग से जोड़ लेता है। रक्त के द्वारा माता से पोषण लेना शुरू हो जाता है, तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। सबसे पहले ट्रोफोब्लास्ट एक झिल्ली बनाता है, जिसको हम एमनियोन यानी कि भ्रूणावन बोलते हैं। भ्रूणावरण हमारा जो है वो भ्रूणावरण द्रव से सुरक्षा देता है, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड से वो सुरक्षा देता है। एमनियोटिक फ्लूइड यानी कि भ्रूणावरण का काम क्या होता है? वो आपका तापमान बनाए रखता है और कुशन प्रदान करता है, ठीक है? फिर योग सेक भी उसमें आ जाता है। इसका योग सेक का काम क्या होता है? इमर्ज दैट प्रोड्यूस ब्लड सेल्स until liver, spleen and bone marrow are mature enough to produce new blood cells। yolk sac होता है हमारी बॉडी में। वैसे ह्यूमन बॉडी में yolk sac नहीं पाया जाता है, लेकिन जब बेबी बहुत छोटा होता है उसमें आपका लीवर नहीं बना होता है, स्प्लीन नहीं बना होता है, और बोन बोन मैरो जो नहीं बने होते, क्योंकि बाद में ये काम करते हैं ब्लड सेल्स बनाने का। तो जब तक ये नहीं बनते हैं तब तक योग सेक कुछ दिन के लिए आता है शुरू शुरू में, स्टार्टिंग में, और ब्लड सेल्स बनाने का काम करता है। फिर लीवर, स्प्लीन और जब बोन मैरो हो जाता है, आ जाता है, डेवलप हो जाता है बॉडी में, तो योगसेक अपना आप ही खत्म हो जाता है, गायब हो जाता है, ठीक है? तो ये क्या करता है? योगसेक दिखाई देता है, और ये इसका काम क्या होता है? ब्लड सेल बनाने का काम करता है, जब तक कि लीवर, स्प्लीन और हमारा बोन मैरो नहीं बनता है, नहीं मिच्योर हो पाता है, और वो जब तक अपना काम शुरू नहीं करते हैं ये लीवर, स्प्लीन और बोन मैरो, तब तक योगसेक जो है ब्लड सेल्स बनाने का काम करता है। डेलिकेट फेज है ये जाइगोट के लिए। बहुत सारे जाइगोट, लगभग 30% जाइगोट जो है इस फेज को ही कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते क्या होता है? मिसकैरेजेस वाली प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि शुरू के 9 या 10 दिन में ही बेबीज जो है वो इस फेज को कंप्लीट नहीं कर पाते और बॉडी से बाहर वेस्ट हो जाते हैं और बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है? डेलिकेट फेज है। मेनी जाइगोट कैन नॉट सर्वाइव एट दिस स्टेज। बहुत से जाइगोट इस स्टेज में सर्वाइव नहीं कर पाते। इसका रीजन हो सकता है, कैन बी स्पर्म एंड, ये पर्म नहीं है, स्पर्म है, ठीक है? स्पर्म एंड ओवम मिसमैच, यानी कि स्पर्म और ओवम जो है सही से अपने आप को जोड़ नहीं पाते हैं, सही से कनेक्ट नहीं कर पाते, इसके कारण वो सही से जाइगोट सही नहीं बन पाता। साथ ही साथ जो सेल के डुप्लीकेशन में भी प्रॉब्लम होती है, यानी कि जो हमारी प्रोसेस ऑफ माइटोसिस हो रही थी, जिसमें 1 से 2, 2 से 4 सेल्स बन रही थी, वो सेल्स वाला प्रोसेस सही से नहीं हो पाता, जिसके चलते जाइगोट सर्वाइव नहीं कर पाता और जाइगोट की वही डेड हो जाता है, ठीक है? शुरू में जर्दी थैली निकलती है, जो रक्त कोशिकाओं का उत्पादन तब तक करती है जब तक कि जिगर, प्लीहा और अस्थि मज्जा नई रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करने के लिए पर्याप्त परिपक्व नहीं हो पाते हैं, ठीक है? नाजुक चरण होता है। कई जाइगोट इस चरण में काम नहीं कर पाते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण स्पर्म और डिम्ब मिसमैच, स्पर्म है ये, ठीक है? स्पर्म और यानी कि आपका शुक्राणु और डिम्ब मिसमैच मिसमैच होते हैं, मिस अटैच होते हैं, सही से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। सेल डुप्लीकेशन प्रॉब्लम्स ये सब इसमें होती है, जिसके चलते जाइगोट जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो सिर्फ 70% जाइगोट ही इसमें सर्वाइव कर पाते हैं, बाकी के 30% जाइगोट जो है इस स्टेज में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो ये क्या है? हमारा पीरियड ऑफ जाइगोट चल रहा है, ठीक है? कौन सा वाला पीरियड चल रहा है? ये पीरियड ऑफ जाइगोट, जिसमें कॉन्सेप्शन से लेकर के 14 डेज तक इतने सारे प्रोसेस जो है वो हमारे हो जाते हैं, ठीक है? इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? फिर यस मैम। फिर है प्लेसेंटा, ठीक है? प्लेसेंटा में क्या होता है? प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा हमारा जो एमनियन बना था ना, ये क्या है? ये हमारा प्लेसेंटा है। अब बेबी में ये प्लेसेंटा डेवलप होना शुरू हो जाता है, ठीक है? ये जो है ये प्लेसेंटा है, ठीक है? प्लेसेंटा डेवलप होना शुरू हो जाता है। प्लेसेंटा का काम क्या होता है? ये मदर की बॉडी है, ठीक है? मदर की बॉडी से नरिशमेंट लेकर के ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये जो कॉर्ड दिखाई दे रही है ना, धागे जैसा, ये जो नली जैसी, ट्यूब जैसी दिखाई दे रही है, मदर की बॉडी से नरिशमेंट लेकर के यहाँ से छन करके, जो कि कुछ फालतू की चीजें ना आए बॉडी में, तो वो सबको छान करके बिल्कुल सही से फिल्टर करके ये इन जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, इसको अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं, जो कॉर्ड जैसी है, ठीक है? इसके थ्रू बच्चे में पहुंचा देता है नरिशमेंट। और जो बच्चे का वेस्ट मटेरियल है वो भी क्या करेगा? यहाँ से लेगा और यहाँ से लेकर के बाहर प्लेसेंटा को दे देगा। प्लेसेंटा उसे मदर तक पहुंचा देता है, ठीक है? तो ये क्या है? ये हमारा प्लेसेंटा होता है, ठीक है? इसके बाद क्या बनना शुरू हो जाएगा? हमारी बॉडी में प्लेसेंटा बनना शुरू हो जाता है, ठीक है?
फिर इसके बाद हमारी बॉडी में क्या बनना शुरू हो जाएगा, प्लेसेंटा बनना शुरू हो जाएगा। प्लेसेंटा, ये जो रेड वाला है ये प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा का काम क्या होता है, कोई भी मदर की बॉडी से जो नरिशमेंट आ रहा है वो पहले प्लेसेंटा में आएगा, फिल्टर होगा अच्छे से, ताकि कोई भी फालतू चीज बॉडी तक, बच्चे के बॉडी तक ना पहुंचे, और सही जो बिल्कुल प्रॉपर चीज होगी वही कहाँ जाएगी, हमारा जो ये कॉर्ड दिखाई दे रहा है अम्बिलिकल कॉर्ड, इसे अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं, इस अम्बिलिकल कॉर्ड में जाएगी, और अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू कहाँ जाएगी, हमारे बेबी को मिलेगा, और बेबी का जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो वापस इसी अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू क्या होगा, प्लेसेंटा को भेज दिया जाएगा, और प्लेसेंटा उसे मदर की बॉडी से बाहर, मदर की बॉडी को भेज देगी, मदर की उसको अपनी बॉडी से बाहर निकाल देगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये प्लेसेंटा बनना शुरू हो जाता है मदर की बॉडी में, द प्लेसेंटा। ठीक है, एट द एंड ऑफ सेकंड वीक, मतलब जो हमारी सेकंड वीक है उसके अंत तक एक कोरियन मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाती है। कौन सी मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाती है, कोरियन मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ क्या बनता है, प्लेसेंटा बाद में बनता है, पहले यहाँ पे एक झिल्ली बननी शुरू हो जाती है। ये कहती है हमारी एमनियोन थी, एमनियोन के अंदर क्या है, एक झिल्ली बननी शुरू हो जाती है, इसे हम कोरियन लेयर बोलते हैं। यही कोरियन लेयर आगे जाके क्या बनती है, प्लेसेंटा में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो हमारी जो ये कोरियन लेयर बननी शुरू हो जाती है, कोरियन फॉर्म फ्रॉम ट्रोफोब्लास्ट, किससे बनती है, ट्रोफोब्लास्ट से बनती है, और सराउंडेड द एमनियन, और चारों तरफ से किससे सराउंडेड होती है, एमनियन से सराउंडेड होती है। ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर कौन सी लेयर बनी थी, एमनियन बनी थी, और जो हमारा कोरियन है ये एमनियन के अंदर होता है। ठीक है, एमनियन लेयर जो थी हमारी उसके अंदर कोरियन लेयर बनती है। फ्रॉम दिस कोरियन टाइनी फिंगर लाइक विलीज और ब्लड वेसल्स इमर्ज, और ये कोरियन में क्या क्या बनती है, इसमें ना फिंगर जैसे स्ट्रक्चर की कुछ विलीज बनती है, जो मैंने उसमें बताया था ना, जो हमारी छोटी आंत में भी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी विलीज पाई जाती है, वो क्या करती है, वो विलीज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और विलीज क्या करती है, वो न्यूट्रिएंट्स को लेकर के ब्लड में छोड़ती है। इसी तरीके से वही विलीज, वैसी ही विलीज इसमें भी पाई जाती है, किसमें, हमारी कोरियन लेयर में। ठीक है, जिसमें क्या होती है, उन विलीज में क्या होते हैं, बहुत सारे ब्लड वेसल्स, यानी कि जो नसें होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, वो उसमें रक्त वाहिनियां होती हैं, उसमें पाई जाती है। दिस वेसल्स अटैच्ड टू डीप इनसाइड यूट्राइन वॉल, और ये जो वेसल्स है ये कहा, ये बेबी के अंदर बन रही है। ठीक है, ये बेबी के अंदर जो ये विलीज बनती है, ये अपने आप को क्या करती है, मदर की बॉडी के साथ अंदर से बहुत डीपली अटैच कर देती है। जो मदर की जो यूट्रस वाला एरिया है ना, जो यूट्रस वाला एरिया है, वहां अपने आप को बहुत डीपली क्या कर देती है, अटैच करना शुरू कर देती है। ठीक है, कोरियन लेयर। ठीक है, अब वहां अटैच करके, क्यों अटैच करती है, ताकि क्या हो, मदर के साथ वो नरिशमेंट लेना शुरू कर दे। जब वो मदर से नरिशमेंट तभी लेगी जब वो अपने आप को क्या करेगी, उसमें अटैच कर देगी, किसमें, मदर की बॉडी में। ठीक है, ये जैसे कि ये आप देख रहे हो, तो यहाँ क्या होगा, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, इसने क्या किया है, यहाँ पे अपने आप को अटैच करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे एक लेयर बननी शुरू हो जाएगी जिसको हम कोरियन लेयर बोलेंगे, और उसमें इस तरीके के फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होंगे। तो ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ये मदर की जो यूट्रस वाली ये वॉल है, अपने आप को ये इसके साथ इस तरीके से कनेक्ट कर लेगी अंदर तक, कि जितना भी नरिशमेंट है उस बेबी को मिल सके। ठीक है, तो ये इसको क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन के बाद और डीपली अपने आप को मदर की बॉडी से ये कनेक्ट कर लेती है। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ हमारी कौन सी लेयर बन रही है, कोरियन लेयर बन रही है। कोरियन लेयर में क्या होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आ जाते हैं, और वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्या करते हैं, अपने आप को मदर की बॉडी के साथ जोड़ने का काम करते हैं, ताकि मदर से वो नरिशमेंट ले सके, अपने आप को वो मदर की बॉडी से क्या कर लेते हैं, चिपका लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं, अटैच कर लेते हैं, ताकि उन्हें नरिशमेंट मिल सके। ठीक है, तो इसी को यहाँ क्या आना शुरू हो जाता है, हमारा इम्प्लांटेशन के बाद उसका काम क्या है, अपने आप को मदर की बॉडी से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर देना। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा, दिस विलीज अटैच टू डीप इनसाइड यूट्राइन वॉल, ये जो विलीज होती हैं वो यूट्राइन, यानी कि जो यूट्रस की जो दीवार होती है, जो वॉल होती है अंदर की, वो उसमें अपने आप को बहुत डीपली अटैच कर लेता है। ठीक है, विलीज डेवलप फर्दर इनटू प्लेसेंटा, और ये जो विलीज है, ये जो विलीज है, कोरियन लेयर जो बनी है, इसके अंदर जो विलीज बन रही है, यही आगे जाके क्या बन जाती है, प्लेसेंटा बन जाती है। ठीक है, और जो पेन होता है ना डिलीवरी के टाइम पे, जो फीमेल को बोलते हैं कि पुश करो, अपनी बॉडी से बाहर निकालो, तो ये हम इस प्लेसेंटा को ही निकालने की कोशिश करते हैं। मेन काम क्या होता है, जो मदर की बॉडी के साथ जो ये प्लेसेंटा जो जुड़ चुका है बहुत अच्छे से अंदर से, तो मेन हमारा जो डिलीवरी में पुश किया जाता है, वो इस प्लेसेंटा को ही पुश किया जाता है, ताकि इस प्लेसेंटा को बॉडी से बाहर फेंका जा सके, क्योंकि इतने अच्छे से डीपली बिल्कुल ये अटैच होता है मदर की वॉल से, कि इसको बाहर निकालने के लिए मदर को बहुत प्रेशर और बहुत पुश करना पड़ता है। और इसका मेन जो हमारा डिलीवरी का जो पेन का जो रीजन है, वो यही है, अपने मदर की बॉडी से जो उसकी यूट्रस है, उससे ये वाला जो हमारा
प्लेसेंटा चिपका हुआ है, प्लेसेंटा को निकालने में ही उसको इतना पेन होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा प्लेसेंटा हो गया भाई। फिर है हमारा प्लेसेंटा परमिट टू एक्सचेंज फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। ये प्लेसेंटा क्या करता है, प्लेसेंटा का काम होता है मदर से मदर से जो हमें फूड हम मदर ले रही है और जो ऑक्सीजन ले रही है वो कहाँ पहुंचाता है, बेबी को पहुंचाता है। और बेबी से जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ निकालता है, ये मदर को वापस भेजता है। मतलब कि इसका मेन काम क्या होता है, प्लेसेंटा का एक्सचेंज करने का काम करता है। जो भी न्यूट्रिएंट्स मदर खा रही है उन न्यूट्रिएंट्स को और ऑक्सीजन को मदर बेबी तक पहुंचाना, और जो बेबी की बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल बन रहा है उसको मदर की बॉडी तक पहुंचाना, ठीक है। तो इसी को ये मेन काम इसका यही होता है, ठीक है। फिर है अ मेम्ब्रेन फॉर्म्स that allow these substances to be exchanged but prevent the mother's and embryo's blood from mixing together directly। अब इसमें क्या होता है, प्लेसेंटा बन तो जाता है, एक दूसरे को चीजें भी एक्सचेंज करते हैं ये, लेकिन फिर भी वहां ऐसी मेम्ब्रेन्स बनी हुई होती है, ऐसी झिल्लियां बनी हुई होती है जो मदर के और बेबी के ब्लड को सीधे एक दूसरे के साथ मिलने नहीं देती है। रहेंगे अलग अलग ही वो, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे को चीजें जो है वो पास कर सकते हैं, ठीक है। ये जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये एक दूसरे से मदर की बॉडी से बिल्कुल इतना भी मिला हुआ नहीं होगा कि एक दूसरे का ब्लड मिक्सअप हो जाए, मिक्सअप नहीं होगा, फिर भी वो अलग अलग ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा दूसरे सप्ताह के अंत में कोरियन मेम्ब्रेन का गठन किया जाता है, यही हिंदी में है। ट्रोफोब्लास्ट परत में कोरियन फॉर्म एमनियन को घेर लेता है, ठीक है। कोरियन बनता है, एमनियन को घेर लेता है। कोरियन से विलीज या रक्त वाहिकाओं की तरह छोटी छोटी उंगलियां उभरती हैं। यह उंगलियों जैसे स्ट्रक्चर जो उभरते हैं, विलीज गर्भाशय की दीवार के अंदर गहराई से जुड़ जाती है। विलीज आगे प्लेसेंटा में विकसित होती है। प्लेसेंटा माँ से बच्चे को भोजन और ऑक्सीजन और बच्चे से माँ को अवशिष्ट पदार्थ के आदान प्रदान की अनुमति देता है। और मेम्ब्रेन फॉर्म जो इन पदार्थों का आदान प्रदान करने की अनुमति देता है, लेकिन माँ और भ्रूण को सीधे आपस में मिलने से रोकता है। भ्रूण के ब्लड को, ठीक है, माँ और भ्रूण के ब्लड को, यानी कि उनका जो रक्त है उनको सीधे सीधे मिलने से रोकता है, ठीक है। इसके बाद हमारे अम्बिलिकल कॉर्ड भी बननी शुरू हो जाती है। ये देखो, ये मदर का यूट्रियस है, ये मदर की क्या है, यूट्रियस है। ये आप देख रहे हो ना, ये यूट्रियस है। ये क्या है, ये आपकी प्लेसेंटा है, ठीक है। प्लेसेंटा जो है आपकी, जब ये बनी प्लेसेंटा है तो प्लेसेंटा के साथ जो एक ये ट्यूब लगी हुई है इसको हम अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। ये यूट्रियस में बच्चे को कनेक्ट करती है, प्लेसेंटा और बच्चे के बीच में इसको कनेक्शन ये देती है अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड का काम क्या होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड का काम होता है, एक तो ये 1 से 3 फीट लंबी होती है, ये बहुत लंबी होती है, अंदर ही अंदर ये फोल्डेड रहती है, ठीक है। कनेक्टेड टू प्लेसेंटा विद एम्ब्रियो, इसका काम क्या होता है, प्लेसेंटा को एम्ब्रियो के साथ यानी जो बेबी है उसके साथ कनेक्ट करना। इसमें एक तो वेन्स होती हैं और इसमें 2 आर्टरीज पाई जाती हैं, ठीक है। वेन्स क्या काम करती हैं, वेन्स का काम होता है, जो नसें होती है ना, एक तो वेन्स होती है, हमारी बॉडी में भी वेन्स पाई जाती है और आर्टरीज पाई जाती है। वेन का काम क्या होता है, वेन्स का काम होता है, जो हमारी वेन्स का काम है, जो हमारी बॉडी में अच्छा वाला ब्लड है, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स वाला ब्लड है उसको कैरी करना, ठीक है। तो इसमें भी वेन्स क्या करती है, डिलीवर करती है न्यूट्रिएंट्स थ्रू ब्लड, ब्लड के थ्रू जो न्यूट्रिएंट्स है वो डिलीवर करती है किसको, बेबी को, ठीक है। जो हमारी जो अम्बिलिकल कॉर्ड है इसमें हमारी क्या पाई जा रही है, एक तो वेन पाई जा रही है, 2 आर्टरीज पाई जा रही है। वेन का काम क्या है, वेन्स का काम है मदर से यानी कि प्लेसेंटा से क्या लेना है, नरिश प्लेसेंटा से क्या लेना है, नरिशमेंट लेना है, और नरिशमेंट लेके अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू बेबी को वो नरिशमेंट लेके जाना है, ठीक है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड में जो वेन होता है, वेन का काम होता है प्लेसेंटा से नरिशमेंट लेकर के बेबी तक पहुंचाने का, ठीक है। यानी कि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है, जिस ब्लड में ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स है, वो उसको लेकर के वेन्स जाती हैं और बेबी तक पहुंचाती हैं। और इसके अंदर की जो 2 आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज क्या करती हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है बच्चे की बॉडी में वो बच्चे की बॉडी से लेकर के कहाँ पहुंचाती हैं, प्लेसेंटा की तरफ लेके आती हैं, ठीक है। बच्चे से लेंगी और कहाँ लेके जाएंगी, प्लेसेंटा की तरफ वो लेके जाएंगी। यहाँ से बच्चे से लिया और प्लेसेंटा की तरफ लेके गई, ठीक है। और वेन्स क्या करेंगी, वेन्स ब्लड अच्छा वाला ब्लड लेंगी जिसमें न्यूट्रिएंट्स होंगे और वो बच्चे की तरफ लेके जाएंगी, ठीक है। और आर्टरीज क्या करेंगी, वेस्ट मटेरियल बच्चे से कलेक्ट करके प्लेसेंटा को दे देंगे और प्लेसेंटा उन्हें मदर की बॉडी में छोड़ देगा, ठीक है। तो हमारी एक वेन है और 2 आर्टरीज है। 1 से 3 फीट की होती है, भ्रूण के साथ प्लेसेंटा से जुड़ा एक नस है, ठीक है, जिसको हम वेन्स बोलते हैं। रक्त के माध्यम से पोषक तत्वों का वितरण 2 धमनियां करती हैं, और जो धमनियां क्या करती हैं, अवशिष्ट उत्पाद निकालती हैं, ठीक है।
ये नस यहाँ आएगा, नस रक्त के माध्यम से पोषक तत्वों का वितरण करती है और धमनियां नीचे आएगा, तो दो धमनियां अवशिष्ट उत्पादक निकालती है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये हमारा फर्स्ट स्टेज था। अब सेकंड स्टेज हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आया ना? फर्स्ट स्टेज में हमने क्या क्या पढ़ा? हाँ, पीरियड ऑफ इम्प्लांटेशन। हाँ, पीरियड ऑफ जाइगोट में हमने क्या क्या पढ़ा? पीरियड ऑफ जाइगोट में हमारी 3 स्टेजेस थी, तो आज हमने 3 स्टेज में से सबसे पहली वाली स्टेज जिसे हम बोलते हैं पीरियड ऑफ जाइगोट, उसके बारे में हमने बात की, जिसका टाइम था कॉन्सेप्शन से लेकर के 2 हफ्ते तक का टाइम। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है? इसमें सबसे पहले तो फर्टिलाइजेशन होता है, जिसमें स्पर्म और ओवम मिल जाते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें 1 से 2, 2 से 4 सेल्स बननी शुरू हो जाती है, फिर प्रोसेस ऑफ माइटोसिस बोलते हैं। उसके बाद इसमें ब्लास्टोसिस बनना शुरू होता है, इसके बाद इसमें ट्रोफोब्लास्ट बनना शुरू होता है, इसके बाद इसमें एमनियन बनना शुरू हो जाता है, जो ऊपर की लेयर है। ठीक है, एमनियन बनना शुरू हो जाता है। एमनियन के बाद इसमें प्लेसेंटा का बनना इसके बाद सॉरी एमनियन के बाद इसमें इम्प्लांटेशन वाला प्रॉब्लम होता है, इम्प्लांटेशन वाला प्रोसेस होता है, जो अपने आप को एक कनेक्ट कर लेता है। इम्प्लांटेशन के वाले प्रोसेस के बाद क्या होता है? इसमें आपका मेन आपकी एम्ब्रिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा बनना, कोरियन लेयर, प्लेसेंटा और एम्ब्रिकल कॉर्ड बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद का प्रोसेस हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो इतना समझ में आया ना? यस मैम। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें?